तो देखो भाई, कल अपन ने बात करी थी करंट क्या होता है, ठीक है ना। तो जब भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा तो हम कहेंगे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब करंट किन किन में फ्लो होता है, तो करंट जैसे मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर फ्लो होता है। मेटेलिक कंडक्टर्स मतलब जैसे आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसके अलावा अलॉयज हो गए, इनके अंदर करंट फ्लो होता है। सेमी कंडक्टर में भी करंट फ्लो होता है, पर वो कैसे फ्लो होता है वो अपन आगे पर्टिकुलर पूरा एक सेमी कंडक्टर करके चैप्टर पढ़ेंगे, वहां उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी अपना फोकस रहेगा इस चैप्टर के अंदर मेटेलिक कंडक्टर्स के ऊपर, इसके ऊपर क्लियर बात। तो बात करते हैं अब अपन की मेटेलिक कंडक्टर जो है उनके अंदर करंट किस तरह से फ्लो होता है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है, कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है ना। मेटेलिक कंडक्टर्स में करंट जो है वो किस तरीके से कंडक्ट करता है, किस तरीके से फ्लो होता है, किस तरीके से बनता है, ये सारी बातचीत अपने को करनी है, ठीक भाई। अरे क्लियर है। तो ये तो अपने को पता ही है कि मेटेलिक कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के, क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक आयरन का टुकड़ा है, आयरन की मान ले रोड है, ठीक है, मेरे पास एक आयरन की रोड ये पड़ी है ऐसे टेबल पे, ठीक है ना। तो इसमें करंट फ्लो होगा। पहले तो बता, आयरन की रोड में करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, क्लियर बात, ठीक है। पर ये टेबल पे पड़ी है ऐसी, तो इसमें करंट फ्लो होगा, होगा। ऐसे कोई भी लोहे के आइटम कहीं पड़े होते हैं तो उनमें करंट फ्लो हो रहा होता है, हाथ तो लगाते के झटके पड़ने लग जाते, फ्लो हो सकता है बट हो तो नहीं रहा है, समझ में आती बात, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई कर दूं, यही आयरन की रोड है, अभी ये पड़ी है, यहाँ कोई वोल्टेज का डिफरेंस अपन ने नहीं लगा रखा, तो अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब इसके अक्रॉस मैंने क्या कर दिया, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ना, वोल्टेज मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, समझ में आती बात। तो अब मैं कहूँ तेरे को इसके हाथ लड़ा तो झटका लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, मतलब अब इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर अपने घर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें अगर इस आयरन की रोड को डाल के हाथ से पकड़ ले तो क्या होगा, तेज झंझनाहट होगी, इसे सेंसिटिविटी कहते हैं। अरे क्लियर है के बाद, कुल मिला के इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जैसे आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ नहीं था तब जो है करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ऐसा क्या हो गया कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। भाई इसमें करंट जो फ्लो होता है वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से होता है। तो क्या जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा तो क्या इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन क्या सोए हुए हैं, और क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं क्या वो सब जाग करके दौड़ने लगे। तो यही बात अपने को क्या करनी है इसके अंदर सीखनी, क्लियर बात। तो कंडक्टर को दो सिचुएशन में अपन देखेंगे, पहली सिचुएशन जब कोई वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ नहीं है, और दूसरी सिचुएशन देखेंगे जब हमने उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, क्लियर बात। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंडक्टर को, लेते हैं अपन कंडक्टर विद वोल्टेज, सॉरी कंडक्टर विदाउट वोल्टेज, कंडक्टर की बात करें अपन बिना वोल्टेज के, कंडक्टर विदाउट वोल्टेज, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर झांक करके अगर तुम देखोगे, हालांकि किसी के अंदर ताकाजाकी नहीं करनी चाहिए बट नंबर लाने के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर झांक करके अगर तुम देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसके जो एटम्स है ना, क्या है जो उसके एटम्स, ठीक है, उन एटम्स ने क्या किया हुआ है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रखे हैं, उन्होंने छोड़े हुए, क्या कर रखे हैं वो, अरे क्लियर बात। और सब क्या बन बन के बैठे, पॉजिटिव आयंस जो है वो बन बन के बैठे, ठीक है। तो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस, कौन से आयंस, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, पॉजिटिव आयंस और
ये ऐसे पॉजिटिव आयंस, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, लैटिस होता है, जाल होता है, झुंड होता है, समूह होता है, भीड़ होती है। क्लियर है बात? किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जाल होता है। समझ आती बात? अब बात आती है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन के चुपचाप बैठे, तब सुनना बात। अच्छा, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम है पोल्ड्रुड। क्या नाम है? पोल्ड्रुड। इसको बोलते हैं पोल्ड्रुड्स इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? पोल्ड्रुड्स इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। पोल्ड्रुड का कौन सा मॉडल है ये? इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। तो उसके अंदर ये क्या कहते हैं, पोल्ड्रुड साहब क्या कहते हैं, सुनना। ये कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इस तरीके से होगा, भीड़ भाड़ होगी, पॉजिटिव आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ड्यू टू सराउंडिंग टेम्परेचर, या बोल लो एट रूम टेम्परेचर, या ड्यू टू सराउंडिंग टेम्परेचर, इनके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, ड्यू टू सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर की वजह से, जैसे अपन ने गैस मॉलिक्यूल में पढ़ा था कि टेम्परेचर की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है F/2 nRT। F/2 याद है ना, इतनी थर्मल एनर्जी होती है। और इस थर्मल एनर्जी को लेकर के गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। ऐसे क्या भाई, एनर्जी सेव करके बैठे, चुपचाप बैठे रहते थे कि अनशन दौड़ते थे? अनशन दौड़ते थे, मतलब रैंडम मोशन करते थे। क्लियर बात? तो सेम काम ड्यू टू सराउंडिंग टेम्परेचर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, इनके पास क्या होगी बेटा, थर्मल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? इनके पास होगी थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? क्लियर है? अब इस थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो पॉजिटिव आयन है, क्योंकि ये तो खांचों में फंसे हुए मेटेलिक बॉन्ड्स में बंधे हुए, तो इस थर्मल एनर्जी की वजह से ये पॉजिटिव आयंस तो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड से क्या करते हैं, वाइब्रेशन। क्या करते हैं? कौन? पॉजिटिव आयंस दौड़ नहीं सकते क्योंकि वो मेटेलिक बॉन्ड्स में बंधे हुए खांचे में फंसे हुए। क्लियर बात? बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो फ्री है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या है, फ्री है। और फ्री है और इनके पास क्या है, एनर्जी है। फ्री है और इनके पास क्या है, ये बिल्कुल वही बात होगी, कम उम्र में बच्चे के पास पैसा आ गया, कम उम्र में बच्चे के पास क्या हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में, मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में उनको खर्च करे, बाकी वो अपने आप को बिगाड़ने में खर्च करेगा। कोई नशे की लत लग जाएगी, कोई पार्टियों में जाएगा, कोई गाड़ियाँ खरीदेगा, कोई क्या करेगा। क्लियर बात? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी फ्री है भाई साहब, ये फ्री है। तो इसके फ्री और इसके पास एनर्जी है, एनर्जी है, तो फिर ये क्या करेगा, चुपचाप बैठेगा कि इधर उधर भागेगा, इधर उधर भागेगा। तो इस लेटिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल अनसंड भागते हैं, ये बिल्कुल वैसे के वैसे अनसंड भाग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा होगा, तीसरा नीचे आ रहा होगा, चौथा राइट में जा रहा होगा, पांचवा लेफ्ट में आ रहा होगा, छठा नीचे जा रहा होगा, तो सातवां ऊपर जा रहा होगा। ये तिरछा भाग रहा है तो दूसरा मिर्चा भाग रहा है, ऐसे अंट संट ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझ में आती बात? ठीक है, अब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक भाई, रैंडम मोशन कर रहे हैं तो क्या होगा, अब ये जिस वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं उसको बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहा है, ये कौन सी वेलोसिटी से कर रहा है, थर्मल वेलोसिटी से कर रहा है। और क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो पूरा ये जो मैंने सेक्शन उठाया कंडक्टर का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ? क्लियर बात? तो जैसे अगर मैं कहूँ इसके अंदर जो, मान लो इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है u1, दूसरे की है u2, तीसरे की है u3, चौथे की है u4, इस तरीके से जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी है बेटा un, कितनी है उसकी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालनी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। क्या निकालनी इनकी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ डाटास अपॉन नंबर ऑफ डाटास, तो सबको ऐड करके कैसे डिवाइड कर दो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालना। क्लियर बात? अब ध्यान से देख, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये आई केप में जा रहा है, तो कोई ना कोई होगा दूसरा जो किधर आ रहा होगा, माइनस आई केप में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। क्लियर बात? कोई जे केप में जा रहा है तो कोई ना कोई दूसरा होगा जो माइनस जे केप में जा रहा होगा। क्लियर बात?
10 इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर भाग रहे हैं तो हो सकता है 10 दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कहाँ भाग रहे होंगे, नीचे। तो आई केप माइनस आई केप क्या होगा, कैंसिल। जे केप माइनस जे केप क्या होगा, कैंसिल। तो इस तरीके से इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या मिलेगी अपने को, 0। और आपको ये देखने को मिलेगा कि इस कंडक्टर में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अगर आप खड़े हो जाओ और भगवान आपको दिव्य दृष्टि दे दे कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो तुम ये देखोगे कि किसी भी टाइम पर लेफ्ट से राइट में जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। तो जितने गए उतने ही वापस आ गए। तो नेट जो चार्ज का फ्लो है वो नहीं हो रहा है, और नेट चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। करंट ऐसे अंडसण दौड़ने थोड़ी बनता है। करंट कब बनेगा, जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। जब चार्ज किधर चलेगा, अंडसण दौड़ने से करंट नहीं बनता। वैसा समझ में आती है बात, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से जैसे उटपटांग तरीके से मेहनत करोगे तो उससे भविष्य नहीं बनता। एक सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में अपने को काम करना होता है, तब जाकर के हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस गेन कर पाते हैं। समझ में आती बात। आर्बिट्रेरी कोई भी काम करने से हम सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ है, क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा है, आर्बिट्रेरी कोई भी किधर भी जा रहा है। तो नेट जो फ्लो है किसी भी जगह से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो करंट भी नहीं बनेगा, करंट भी नहीं बनेगा। क्लियर बात। अच्छा, इसमें अगर मैं तेरे को किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के उसका मोशन दिखाऊं, ठीक है ना। देखो ये तो अपन ने पूरे इस सेक्शन के बारे में बात करी। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके अगर बात करूं तो देखना क्या हो, किसी एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहे हैं ये खाली जगह में दौड़ रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह दौड़ रहे हैं। और भाई साहब इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है ना उसका ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। बहुत तगड़ी वेलोसिटी इनके पास, बहुत क्या है। अरे क्लियर बात। जवानी का समय इनका, जैसे तुम्हारा जवानी का समय, तो जवानी के समय में क्या होती है वेलोसिटी तगड़ी। अब उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा दो तो क्या खतरनाक इफेक्ट निकल के रखी है, बट हम नहीं लगाते, हम तो रीलों के चक्कर में पड़े हैं। नमस्कार जी अरे बोलो क्लियर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ये तो मैंने पूरे सेक्शन को लेकर के समझाया, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करी। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करें तो क्या होगा देखना है। किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके हम देखें, थोड़े टाइम उसको एनालाइज करें, ठीक है ना। मान लो भगवान ने ऐसी दृष्टि दे दी हमें कि हमें इलेक्ट्रॉन नजर आता है चलता हुआ, ठीक है ना। अब उसको हम देख रहे हैं, तो उसको हम देख रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा। पहली चीज तो ये इलेक्ट्रॉन खाली जगह पे नहीं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे दौड़ रहे हैं, और भीड़ भाड़ वाली जगह पे दौड़ रहे हैं तो क्या करेंगे, इधर उधर कोलिजन करेंगे, इधर उधर क्या करेंगे, टकराएंगे। क्लियर बात। तो सेम चीज यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करें तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे इधर गया, तो यूं थोड़ी है कि जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा। अगर जाता ही जाता तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर जाता, तो फ्लो कर जाता तो करंट फ्लो होता, पर कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लियर बात। तो ये ऐसे थोड़ा बहुत चलेगा, क्लियर है, जाल के अंदर है वो, थोड़ा सा चलेगा और किसी न किसी से क्या कर जाएगा, टकरा जाएगा। और टकराती क्या होगा, फिर जिधर मुंह होगा उधर ही मुंह उठा के चलने लग जाएगा। अरे समझ में आती बात। जैसे होता है ना सड़क पे आजकल के युवा लोग फुल स्पीड में क्या कर रहे हैं, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, फुल स्पीड में गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, पढ़ते हैं तो फिर क्या होते हैं, खुद ही पूछ के उठ के जिधर गाड़ी का मुंह होता है उधर ही चले जाते हैं। जाना तो कहाँ था, निकल कहाँ जाते हैं, फिर भले बाद में जाके मसड़ते हैं वो दूर जाके अरे बोलो। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, मान लो ऐसे गया, अब यहाँ सामने पॉजिटिव आयन आ गया तो उससे क्या करेगा, टकराएगा। अब टकराने के बाद किधर जाएगा, तो जिधर मुंह होगा उधर ही चल लेगा, ठीक है ना। तो मान लो ये टकराने के बाद इधर चला गया, ठीक है। फिर मान लो यहाँ टकरा गया, अब यहाँ टकराते ही फिर क्या होगा, जिधर मुंह होगा उधर चलेगा, मान लो इधर चला गया। क्लियर बात। फिर यहाँ टकरा गया, यहाँ टकराने के बाद मान लो इधर मुंह था तो इधर चला गया, फिर यहाँ टकरा गया, यहाँ टकराने के बाद इधर मुंह था तो मान लो इधर चला गया, फिर वापस से यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, बड़ा बड़ कर के वापस से कहाँ पहुंचा, वहीं के वहीं पहुंचा। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं तो बता, क्या इस इलेक्ट्रॉन ने इस लाइन को इधर या इधर क्रॉस किया, नहीं किया, ठीक है ना। मतलब इसका टोटल जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। क्या इसका, तो अपन कहेंगे कि इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये तो पूरा मैंने पूरे ग्रुप की बात भी कर ली, अब मैं सिंगल की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0। और जब अपन एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 है, तो इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या मिलेगी? 0। तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया। पूरे ग्रुप में देखोगे तो 10 लोग लेफ्ट भाग रहे हैं तो 10 ही लोग राइट भाग रहे हैं, 5 लोग ऊपर जा रहे हैं तो उसी टाइम 5 लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक है, 5 लोग आड़े भाग रहे हैं तो 10 लोग तिरछे भाग रहे हैं। क्लियर है? तो आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, ये आपस में कैंसिल हो रहा है, इसलिए एवरेज 0 आ रहा है। और किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एन कोलिजन्स का, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर कुछ टाइम के लिए अपन एनालाइज करें तो देखने को मिलता है कि वो इधर उधर बड़ा कर कुरा के ले दे के पड़ता वापस से वही है, उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है और इसलिए उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। कोई नेट चार्ज का फ्लो नहीं होता है, इसलिए करंट का फ्लो नहीं होता है। यहाँ तक कोई परेशानी? ये तो कंडक्टर की कहानी है जब आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ नहीं है। दैट इज द रीजन द करंट विदाउट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट अप्लाइंग वोल्टेज, करंट जो है इसके अंदर फ्लो नहीं करता है। समझ में आती बात? अब हम बात करते हैं कि भाई साहब अब इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले एक कहानी मैं और बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। मान लो जैसे मैंने कहा दिस इज द रिवर, ये एक नदी है भाई साहब, ठीक है ना, और इस नदी में, ये नदी नहीं, इसको मान लो तालाब है, ये तालाब है, और तालाब में पानी बहता है कि जनरली शांति रहता है? शांति रहता है तालाब में, नदी में बहता है, ठीक है ना। तो मान लो इसमें जो पानी है वो शांत पड़ा हुआ है, ठीक। अब इसके इस किनारे पे कोई आदमी और वो इस नदी को पार करना चाहता है और वो हाथ पैर ऐसे मारता है कि वो यहाँ जहां था वहां से जस्ट सामने पहुंचना चाहता है। तो बोलो अगर ये पानी शांत है तो ये जहां था ये वहीं पहुंच जाएगा? पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? जिस दिशा में हाथ मारेगा उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। पर वहीं पे मैं कहूं कि तालाब न होकर के नदी है और इसमें बाढ़ आ रखी है, क्या रखी है इसमें? ये मान लो नदी है और ये शांत नहीं है, इसमें जो पानी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब पानी के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब ये आदमी भाई साहब सामने से इसको कोई आवाजें लगा रहा है, ठीक है ना, बोला इधर आ जाओ, तो भाई साहब जोखिम लेकर के कूद गया। अब ये हाथ पैर इस तरीके से मार रहा है कि अगर ये जल शांत होता तो ये जस्ट सामने पहुंच जाता, और बता जल शांत है कि मोशन में? मोशन में। तो हाथ पैर मारने की वजह से एक वेलोसिटी इसके पास इधर आई, एक वेलोसिटी तो इसकी खुद की होगी वी मैन, और एक वेलोसिटी इसको रिवर की मिलेगी इधर वी रिवर। तो अब ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा कि दोनों के रिजल्टेंट में जाएगा? दोनों के रिजल्टेंट में जाएगा, ऐसे जाएगा, ये इसकी नेट वेलोसिटी होगी तो इधर जाएगा। तो जहां पहुंचना था हाथ पैर, जहां पहुंचने के लिए मारा था वहां वहां पहुंचा कि वहां से कहीं डाइवर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच गया? इसको बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट करना। क्या बोलते हैं इसको? किसी के इन्फ्लुएंस में बह जाना, किसी के बहकावे में बह जाना, इसको क्या बोलते हैं अपन? ड्रिफ्ट करना। क्या बोलते हैं इसको? तो अपन कहेंगे ये क्या कर गया आदमी? ड्रिफ्ट कर गया। आदमी क्या कर गया? ड्रिफ्ट कर गया। बोले यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्का? चलो भाई अब बात करते हैं अपन। अच्छा एक कहानी इसी के साथ और मैं सुनाऊं कि जैसे मान ले कोई स्टेडियम है, ठीक है ना, और स्टेडियम में बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक है, और अचानक से क्या हुआ, मान लो किसी प्रोग्राम फंक्शन को अटेंड करने गए होंगे, है ना, उनमें एक अंधा आदमी भी। अचानक से वहाँ क्या हुआ पता नहीं, किसी आदमी ने बोल दिया बॉम बॉम, उसने तो पता नहीं किसको देख के बोला था कि बॉम बॉम, और वहाँ क्या हो गया? अफरा तफरी मच गई। क्या मच गई? तो जैसे ये स्टेडियम है और ये मान लो स्टेडियम का गेट है, ये स्टेडियम का गेट है, ठीक है ना, ये बहुत सारे आदमी इसके अंदर बैठे हुए हैं, अचानक से अफरा तफरी मच गई। अब इसमें एक अंधा आदमी है, कौन है? क्लियर बात? ये आया था जब सिस्टमेटिक था सारा, तो ये अपनी डंडी से चलता हुआ, इसको पता है दरवाजा किधर है क्या है, उस हिसाब से अंदर आ गया। क्लियर है? अब ये सारा काम अगर सिस्टमेटिक होता तो ये उठेगा और वही डंडे से चलते हुए दरवाजे से होकर निकल जाए, पर अचानक से यहाँ भगदड़ मच जाए तो फिर ये भी भागेगा। अंधा है तो क्या हुआ, जान तो सबको प्यारी है, तो ये भी भागेगा। ये भी भागेगा तो क्या करेगा? अब जो जिन लोगों को दिखाई दे रहा है उनको तो पता है दरवाजा इधर है, तो लोग जब भागेंगे तो आपस में टकराएंगे, पर जिनकी आंखें उनको तो दिख रहा है कि इधर होकर निकल रहे हैं, तो वो तो टकराते हुए जैसे तैसे करके निकलेंगे इधर ही। अरे बोल, जैसे जैसे जगह मिलेगी इधर से घुसे उधर से घुसे, यूं घुसे, पर निकलेंगे वो दौड़ेंगे इधर ही। पर ये अंधा आदमी क्या है, इसको थोड़ी पता है दरवाजा किधर है। इसको तो जैसे किसी से टकराएगा इसकी दुनिया घूम जाएगी पूरी, इसको तो पता ही नहीं अब दरवाजा किधर। क्लियर बात? तो मान लीजिए इधर गया, यहाँ किसी से कोलाइड कर गया, फिर अब मुंह इधर हो गया, इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, तो इसकी इधर से पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नेग्लिजिबल है कि नहीं? अच्छा पर वहीं पे अगर इसके साथ
इसका मान लो बेटा होता या इसका पोता होता, कोई ना कोई होता इसके साथ, ठीक है, जिसको दिखाई देता है, तो वो क्या करता, इसका हाथ पकड़ता। भाई अंधे को तो दरवाजे का नहीं पता किधर है, वो तो आइडिया था, वो भी भूल गया, वो तो इधर उधर टकरा के। पर ये जो इसके साथ आदमी है, इसको तो दिख रहा है दरवाजा किधर है, तो ये क्या करेगा, इसका हाथ पकड़ेगा और हाथ पकड़ के क्या करेगा, दौड़ेगा। पर अभी भी दौड़ तो भीड़ में रहा है, तो बड़ा अम्बूर टकराते हुए जैसे तैसे करते हुए निकलेगा किधर, इस दरवाजे से निकल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे तुमने बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर इस तरीके से कोई गेम आता था, ऐसे डिजाइने बनी होती थी उसमें, उसमें एक छर्रा होता था, उस छर्रे को नीचे तक लाना होता था, तो अपन क्या करते थे, उसको थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर देते थे। इंक्लाइन करते ही क्या होता था, वो छर्रा क्या सीधा यूं रिसक के नीचे आता था, कि इधर उधर होता होता आता का आता नेट में नीचे नीचे आता था। अरे बोलो, क्लियर है? चलो भाई ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपन कंडक्टर को लेते हैं, जब उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अपन कंडक्टर विद वोल्टेज। कंडक्टर विद, कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या कर दिया, वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर दिया। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है बेटा, यही है कंडक्टर, ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, मान लो एक V वोल्ट का बैटरा फंसा दिया, ये V वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में V पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो ये टर्मिनल V पे, ये 0 पे, तो ये V पे और ये कहाँ हो जाएगा, 0 पे। कुल मिला के ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल कहाँ हो जाएगा, लो पोटेंशियल पे। क्लियर है? तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इस कंडक्टर में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ जाएगा इसमें, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये क्या करेगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, क्या पड़े हुए, इसके अंदर जो है ना ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो बता ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, क्या बताया था, चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया तो उसकी टुकाई होगी या होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी। क्लियर बात? पॉजिटिव हुआ तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव हुआ तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया इधर, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर फोर्स किधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। क्या लगा? क्लियर बात? अब फोर्स इस पे लगा और ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठेंगे, अड़सठ दौड़ रहे थे, अड़सठ दौड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, अड़सठ दौड़ रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसकी दशा ये है, ये रहो, ये अड़सठ दौड़ रहे हैं। क्लियर बात? तो जब कोई इसको, ये अंधा है भी, इसके साथ कोई नहीं है, तो ये अड़सठ दौड़ दाड़ के पहुंचता क्या है वहीं, दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहा। पर अब क्या हो रहा है भाई, इस पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स। क्या लग रहा है, अब ये इसके साथ कोई आंखों वाला आदमी जो इसको पकड़ के इधर खींच रहा है। क्लियर बात? पर भीड़ भाड़ तो रखी, तो टक्करें तो अभी भी होगी। क्लियर बात? तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वही अनशन तो चलेगा, क्योंकि आदत से लाचार है। आदत से क्या है, अरे क्लियर है, थर्मल एनर्जी आदत से लाचार गया, थर्मल एनर्जी, उसके बाद थर्मल एनर्जी इस वजह से इधर उधर दौड़ेगा। अब दौड़ेगा पर एक फोर्स इसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ है। क्लियर है? तो अभी ये क्या होगा, जैसे नदी शांत थी तो ये यूं जाना चाह रहा था, यूं चला गया, और नदी यूं फ्लो कर रही है तो यूं जाना चाह रहा है तो भी यूं पहुंच रहा है। तो सेम चीज यहाँ होगी कि ये यहाँ पहुंचेगा, कि यहाँ पहुंचेगा, कि जिधर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में थोड़ा ड्रिफ्ट मारे, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। अरे बोलो, तो यहाँ के बाद इसको यहाँ आना था, तो यहाँ आएगा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे आएगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे आएगा। फिर यहाँ जाना था तो यहाँ जाएगा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगा। फिर यहाँ जाना था, यहाँ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगा, आगे। फिर यहाँ जाना था, यहाँ जाएगा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे, सॉरी, यहाँ जाना था तो यहाँ से थोड़ा सा कहाँ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे। और फिर यहाँ जाना था, यहाँ जाएगा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे। तो क्या देखने को मिला, ये थोड़ा सा सरक गया, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा सरक गया, ड्रिफ्ट मार गया, ऐसे बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट कर गया। ठीक है ना? तो जैसे ही आपने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट होना, सेट बहुत तगड़ी स्पीड में सेट होता है, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट से खैट पूरे कंडक्टर के अंदर सेट हो जाता है। क्लियर है बात? हर फ्री इलेक्ट्रॉन को पकड़ पकड़ के क्या करने लगा, खींचने लगा। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करने लगे, इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन था, इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन था, क्योंकि थर्मल एनर्जी है,
तो रैंडम मोशन तो करेगा, पर उस रैंडम मोशन पे क्या हो चुका है, एक रेगुलर मोशन सुपर इम्पोज हो चुका है। रैंडम मोशन पे क्या हो चुका है, एक रेगुलर मोशन जो है वो सुपर इम्पोज हो चुका है। इसलिए इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अभी भी इधर उधर कोलाइड कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, पर साथ के साथ वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा 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 क्या करने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगे हैं। अब किसी भी जगह खड़े होकर के अगर तुम देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए नजर नहीं आती बात। और नेट चार्ज जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और नेट चार्ज फ्लो होना अगर स्टार्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। दैट इज द रीजन कि आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज करंट स्टार्ट्स फ्लो इन द कंडक्टर, करंट स्टार्ट्स फ्लो इन द कंडक्टर, वेदर विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इम्पॉसिबल। क्लियर है बात? अरे बोलो, क्योंकि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली हैज रैंडम मोशन, but after application of voltage electron has random motion as well as there is a regular motion associated with them due to electric field, so they starts to ascend, they starts to move in a certain direction slowly, and this type of motion of electrons is called drift motion. kaun sa motion? Drift motion. And the speed and the velocity with which they are ascending, they are moving slowly in a particular direction is called drift velocity. That velocity is called drift velocity. समझ आती बात? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काई के बारे में बात करने वाले हैं अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अपन बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में हम बात करते हैं। इज इट क्लियर एवरीथिंग? एनी डाउट? पक्का? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ना। तो अब इसको कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से सुनना। तो हम कहेंगे भाई साहब कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े बहुत है कि बहुत सारे हैं, थोड़े बहुत है कि बहुत सारे हैं। बताया था ना कल 10⁻28 पर मीटर क्यूब, इतना तगड़ा अमाउंट होता है, ठीक है ना। अगर छोटा सा टुकड़ा भी लूंगा ना मैं कंडक्टर का, तो उसके अंदर करोड़ खांड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने? इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या एक एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना पॉसिबल है? पॉसिबल है। मेरे को मेले में भीड़ में आदमी चल रहे होते हैं, तो क्या एक एक आदमी की स्टडी करना पॉसिबल है? नहीं है। मैं तो ये कहूंगा इवन एक एक की तो दूर की बात है, एक आदमी की भी पूरे मोशन की स्टडी नहीं कर सकते। मेले में आदमी चल रहे हैं, समझ आती बात। तू किसी आदमी की स्टडी करने के लिए पीछे पीछे फिर रहा है, तो पता नहीं वो भीड़ में इधर उधर कहाँ जाए, तू ढूंढेगा भी तो यही तैयार किधर चला गया। अरे क्लियर है बात? तो एक एक न तो एक एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी करना पॉसिबल है, न एक ही इलेक्ट्रॉन के पूरे मोशन की स्टडी करना पॉसिबल है। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के मोशन की ज्यादा टाइम स्टडी नहीं कर सकते आप। क्लियर है बात? और दूसरी चीज ये जब भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, यहाँ पे पर्टिकुलर अपन एक एक की जानकारियां नहीं देते, यहाँ पे अपन ग्रुप में बात करते हैं। तो ग्रुप में बात करते हैं मतलब एवरेज ओवरऑल इफेक्ट की बात करते हैं। कई बात करते हैं ओवरऑल इफेक्ट। तो अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है ना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे, और वो भी एक कोई बड़े टाइम इंटरवल के लिए नहीं करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन की अपन स्टडी करेंगे उसकी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, इसके बीच में दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, इतना सा हम देखेंगे। और फिर हम क्या कहेंगे, बोले यार इस इलेक्ट्रॉन ने दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में ऐसा किया, मतलब ये आगे भी ऐसा ही करता होगा। और न केवल यही करता होगा, बल्कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अवेलेबल है वो सब भी इसी काम को कर रहे होंगे। अरे इसी को बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं इसी को? अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होती है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया और उसके बाद यहाँ टकराएगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है, जो टाइम का इंटरवल है, उसी को क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन इट्स टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्लियर बात? इलेक्ट्रॉन की दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होता है, टाइम का इंटरवल होता है, उसको क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक चीज इसके अंदर और होती है जिसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ क्या होगा? तो फ्री पाथ होगा कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं उस डिस्टेंस को? मान लें यहाँ से यहाँ में इसने लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करी,
तो इस लैम्डा को क्या बोलेंगे अपन, फ्री पाथ, क्या बोलते हैं इसको, क्लियर है। हाँ भाई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, ध्यान सुनना। तो पहली चीज तो हमने क्या डिसाइड कर ली कि हम किसकी स्टडी करेंगे, ओनली एक इलेक्ट्रॉन की हम स्टडी करेंगे, और पूरी स्टडी करेंगे या सिर्फ दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे। और कितनी कब तक स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्या मैं कह दूं, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मतलब हम सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम के बराबर का जो टाइम इंटरवल होगा, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर का जो टाइम इंटरवल होगा, सिर्फ उतने से टाइम के लिए इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, तो सुनना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी की वजह से एक क्या है इसके पास, थर्मल वेलोसिटी, क्या है इसके पास, ठीक है। और जैसे वोल्टेज अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ के इसको खींचेगा, अरे क्लियर बात, पकड़ के खींचेगा तो इसमें एसिलरेशन आएगा, एसिलरेशन आएगा तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एसिलरेशन होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी। तो एक वेलोसिटी इसके पास, मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया था, तो एक वेलोसिटी इसके पास किधर आएगी, एक वेलोसिटी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो दोनों वेलोसिटीज है, ठीक है ना, इनका क्या लेना है अपने को, इनका रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट निकाल करके उसका क्या लेना है, एवरेज, क्या लेना है उसका, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो वो जो एवरेज आएगा उसी को क्या बोलेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे मान ले, अगर मैं कौन सुनना कि जब मैंने कंडक्टर पे वोल्टेज लगाया तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, कंडक्टर के अंदर क्या जो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो कितना है बेटा, ई, कितना है वो, ठीक है। और हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, अगर विद साइन लिखे तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, तो यूजिंग एफ इक्वल्स टू क्यू ई, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, माइनस का ई, माइनस का, क्लियर बात। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री है, फ्री है तो क्या होगा, इसकी वजह से इसमें एसिलरेशन आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उस एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर स्मॉल एम है, क्लियर बात, और इस फोर्स की वजह से उसके अंदर जो एसिलरेशन आया वो ए वेक्टर है, तो यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कौन सा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप एफ को क्या लिख सकते हो, एम ए, एफ को क्या लिख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे एफ की जगह अगर मैं एम ए लिखता हूँ इसमें, तो ये आ गया एम ए इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का ई, तो यहाँ से ए इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का ई बाई एम, क्लियर है। और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो ए है और जो ई है ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एसिलरेट हो रहा है, एसिलरेट होने का मतलब रफ्तार बढ़ाना। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एसिलरेट हो रहा है। अब बात हम इलेक्ट्रॉन को खुले मैदान में थोड़ी दौड़ रहा है, कि एसिलरेट हो रहा है तो उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, खचाखच एकदम ताबड़तोड़ रफ्तार गेन कर लेगा, ऐसा तो है ही नहीं। वो भीड़ भाड़ में दौड़ रहा है में दौड़ रहा है, क्लियर बात। तो वो एसिलरेट तो होगा, एसिलरेट तो होगा। जैसे अपन कहें कि अपन जैसे मार्केट में जब बाइक चलाते हैं अपन, तो कैसे चलती है अपनी गाड़ी, फिर कम हो जाती है, अरे क्लियर। एसिलरेट होते हैं, फिर कोई ना कोई सामने आता है ब्रेक लगाते हैं, फिर एसिलरेट होते हैं, कोई ना कोई सामने आता है ब्रेक लगाते हैं, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, पर जैसे ही ये किससे टकराएगा, किसी आयन से टकराएगा, अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी एनर्जी इसने गेन की ये उस आयन को दे देगा और वापस से अपना मोशन का इसे शुरू करेगा थर्मल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी से, क्लियर बात। क्योंकि थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर सकता हो, क्यों, क्योंकि थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और उस लेटिस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका टेम्परेचर, और जितने भी आयन्स हैं उन सबका टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस है ही नहीं, तो टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा, थर्मल एनर्जी का लेन देन नहीं होगा। समझ में आती है बात। चलो भाई ठीक है, तो मान लेते हैं, जैसे देखना इधर, ये देखो इधर, ये मान लो यहाँ पॉजिटिव आयन था, यहाँ था, क्लियर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे बढ़ देने से इससे क्या हो गया, टकराएंगे। अब टकराने के बाद ये वापस कैसे उठा, थर्मल वेलोसिटी से। ये इस मोशन के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि यू जो है क्या है इसकी, यू क्या है इसकी, थर्मल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, यू है इसकी थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक के मोशन की स्टडी का काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना।
और यहाँ था ये t इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पूछा t टाइम पे, मतलब t हो गया इसका रिलैक्सेशन टाइम, t क्या हो गया इसका रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है बात। और इसके पास क्या है, a इसके पास एक्सीलरेशन, a इसके पास क्या है, तो बता जब तक ये नहीं टकरा जाएगा तब तक तो एक्सीलरेट होता होगा। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी नेट स्पीड क्या होगी। तो अगर कोई u से शुरू हुआ, a एक्सीलरेशन है, तो t टाइम में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो जस्ट टकराने के पहले इसी का क्या लेना है अपने को, एवरेज। क्या लेना है इसी का, तो इसका ले लेते हैं अपन एवरेज। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, इसका क्या लेते हैं अपन, टेकिंग एवरेज ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या ले लो, एवरेज लो। ठीक है, तो ले एवरेज, यहाँ पे आ जाएगा v का एवरेज, ये आ गया u का एवरेज। ठीक है ना, और a की वैल्यू इसमें डालो, a की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ। तो u इक्वल टू क्या मिलेगा, a क्या था माइनस का ई बाई एम और इंटू टी। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का ई बाई एम और टी का एवरेज। ठीक है, अब बताओ u क्या थी, थर्मल वेलोसिटी, तो इसको क्या बोलोगे, ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी। क्या ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और अभी अभी अपन पढ़ करके आए कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0। टी क्या था बोल, टी क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, कहीं से। क्लियर है। इसी तरीके से जो v है, ये v क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो नेट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, उसका एवरेज, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसी को। तो ये जो v है इसको क्या कहा जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहा जाएगा इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, vd से, कैसे। तो यहाँ से अपने को क्या मिला कि vd इक्वल्स टू आया 0 माइनस का ई बाई एम और इंटू क्या आया टो। तो vd का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, माइनस का ई टो बाई एम। ये माइनस साइन सिर्फ इतना सा शो कर रहा है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट मारता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आती है यहाँ तक बात, पक्का। अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, तो ये वेक्टर भी हटा दो, माइनस भी हटा दो, तो vd इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टो बाई एम, ई टो बाई। समझ में आती है बात। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला ई टो बाई एम। ठीक है, यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो टो है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और करना चाहूँगा, ये जो टो है ये क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। ये टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्लियर बात। अब एक बात बता, क्या सब तरह के मटेरियल का जो अंदर का जो सब हर तरह के मेटल का क्या अंदर का जो सिनेरियो है वो सेम है, सब मेटल का। क्या जैसा सिनेरियो अंदर से सिल्वर का है, क्या वैसा ही सिनेरियो कॉपर का है। क्या जितना बड़ा एटम सिल्वर का है क्या उतना ही बड़ा कॉपर का है, नहीं है ना ऐसा। क्या जितने फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्वर के अंदर अवेलेबल हैं क्या उतने कॉपर के अंदर अवेलेबल है, नहीं है ना ऐसा। तो सबका अंदर का मामला क्या है, अंदर की भीड़ क्या है, अंदर जो लोग कुर्सियां लगा लगा के बैठे उनका साइज क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये जरूरी है कि कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन है वो जब दौड़ता है तो उसका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो 1 माइक्रोसेकंड है, तो क्या सिल्वर में भी वही होगा, हो सकता है 1 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा हो, या हो सकता है 1 माइक्रोसेकंड से क्या हो, कम हो। क्लियर बात। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो टो है, क्या ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखना, टो किस पे डिपेंड करता है, तो पहली चीज डिपेंड्स ऑन, पहली बात किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मेटल्स के अंदर, अलग अलग मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के दौड़ने का जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो उसके रैंडम मोशन का रिलैक्सेशन टाइम है, जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है, वो अलग अलग लेटिस में अलग अलग मटेरियल में क्या होगा, अलग अलग होगा।
दूसरा ही डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे मान लें अगर मैं कहूँ टेम्परेचर की वजह से क्या आ रही है? थर्मल एनर्जी क्या आ रही है? अब किसी के पास एनर्जी कम है तो कैसे चलेगा? धप 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 धप। क्लियर है? किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो धप 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 फटाफट फटाफट टकराएगा। अरे क्लियर है? तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी, वो खड़ाखट टकराएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ये क्या होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी तो रिलैक्स होने का टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अपने को सीधा ये रटना है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है। क्लियर है बात? और यहाँ पे एक नोट लगा के लिख देता हूँ क्या, कि आगे इस चैप्टर में आगे जब अपन पढ़ेंगे, क्लियर है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी टो पे डिपेंड करती है तो समझ जाना वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ समथिंग डिपेंड्स ऑन, if something depends on toe, if something depends on toe, it means it depends on, nature of material, it depends on nature of material and temperature। ठीक है ना? अरे क्लियर है? तो अगर कोई चीज किस पे डिपेंड करती है? टो पे, तो इसका मतलब है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। और समझ में आती है यहाँ तक बात? अरे बोलो, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी मटेरियल टू मटेरियल, मटेरियल, क्लियर है बात? एंड अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको? अलग अलग। ठीक है, बहुत है आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ये फॉर्मूला याद करना है, इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी डी इक्वल टू ई टो बाई एम। एक छोटा ई एक बड़ा ई है। छोटा ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बड़ा ई इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो कल मिलते हैं।